हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है नम्रता और आप देख रहे हैं साइंस फैक्ट। आगे हम लोगों ने देखा था कि हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हमने रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बारे में बात करी थी। जैसे कि हम लोगों को पता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस और ब्रीदिंग प्रोसेस में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके पहले अगर आप लोगों ने वो पहला फर्स्ट पार्ट आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, क्योंकि सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। चलिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि ब्रीदिंग प्रोसेस क्या होती है और रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है। ब्रीदिंग प्रोसेस और रेस्पिरेशन प्रोसेस में छोटा तो नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक्चुअली। ब्रीदिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें केवल हम एक्सहेल और इनहेल करते हैं। इनहेल क्या करते हैं, है ना। इनहेल क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रोसेस कहलाती है ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन इससे थोड़ी सी डिफरेंस होती है। एक्चुअली ब्रीदिंग प्रोसेस कहाँ होती है, हमारे लंग्स में होती है, राइट। लेकिन रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है, हमारी एक एक सेल में होता है। एक्चुअली होता क्या है बेटा, जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं, फूड लेते हैं, तो हमारी सेल के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है, जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा हमारी सेल के अंदर जाता है। लेकिन इस ग्लूकोज को हम अपने अकॉर्डिंग एटीपी या एनर्जी करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन प्रोसेस से ही एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो जस्ट सपोज कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब होकर पर्टिकुलर सेल में चला गया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, वहाँ पे सेल में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पावर जनरेट करता है। लेकिन ये पावर जनरेट तभी कर सकता है जब माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हों। लेकिन ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कहाँ से आते हैं, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आते हैं हमारे ब्रीदिंग से। इनटेक आउटेक, इनटेक है ना। तो जो हम सांस लेते हैं उससे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आता है वो माइटोकॉन्ड्रिया लेती है, राइट। हमारी हर एक सेल सांस ले रही है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एरिया में मिल रहा है। अगर किसी भी लिविंग को जीवन चाहिए, है ना, लिविंग रहना है, तो उसको सांस तो लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हुआ। ग्लूकोज कहाँ गया, ग्लूकोज सेल के अंदर गया, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया था। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, उसके पास ऑक्सीजन था। क्या था, ऑक्सीजन थी ढेर सारी। तो वो उसने क्या किया, उसको डाइजेस्ट कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया ग्लूकोज को। और ग्लूकोज ने क्या किया, वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ की, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करी और कुछ वाटर मॉलिक्यूल किए। एनर्जी तो हमने कंज्यूम कर ली भाई, है ना। एनर्जी हमारी क्या हो गई, कंज्यूम हो गई। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हमने रेस्पिरेशन के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू बाहर कर दिया, राइट। आप लोगों ने देखा होगा जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, या किसी मिरर में आप देखें, तो मिरर में जब आप ऐसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे तो उसमें एक भाप टाइप की भी बन जाती है ना, वाटर मॉलिक्यूल की, मॉइस्चर भी होता है, वो वही वाटर रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे नॉस्ट्रिल समझ गए होंगे आप लोग, है ना। तो नॉस्ट्रिल से बाहर, नोज़ के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, और वाटर भी बाहर निकाल दिया जाता है। और सिर्फ जो एनर्जी रहती है वो क्या रहती है, हम यूज़ कर लेते हैं। तो फाइनली हमें ये पता चला कि ब्रीदिंग प्रोसेस क्या होती है। ब्रीदिंग प्रोसेस सिर्फ ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है, सेल के अंदर ग्लूकोज जाता है, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन चाहिए, यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ग्लूकोज को कहाँ धकेलना पड़ेगा, सेल में धकेलना पड़ेगा। वहाँ उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद वहीं से एटीपी, एनएडीपीएच ये जनरेट होंगे, और वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल जो है वहाँ से रिमूव कर दिए जाएंगे, और दोबारा वो लंग्स से होते हुए और नॉस्ट्रिल से होते हुए बाहर एक्सपेल आउट कर दिए जाएंगे। और जो कि एनर्जी की बात करें तो एनर्जी
ऑब्वियसली हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा बेटा, दोनों में डिफरेंस है ना। तो ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या बताया, इसमें इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है। इनटेक होता है एयर का, इनटेक होता है आउट, एक्सहेलेशन होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, जबकि रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है विद इन अ सेल। ठीक है, ब्रीदिंग प्रोसेस कहाँ होती है, ये लंग्स में होती है। रेस्पिरेशन प्रोसेस कहाँ होती है बेटा, ये सेल में होती है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें फिजिकल में क्या है, बस अंदर लेना है, बाहर करना है, ये क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है। इसमें ग्लूकोज को डाइजेस्ट करके एनर्जी, केमिकल चेंज किया जा रहा है ना, केमिकल मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, हट रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें ब्रीदिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, एनर्जी हमको चाहिए रहती है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, हमें ज़रूरत होती है। कोई एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी हमें चाहिए रहती है। लेकिन इसमें रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, बन रही है, रिलीज़ हो रही है ना। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हमें एनर्जी मिलती है और ब्रीदिंग प्रोसेस में हमें एनर्जी डाउन होती है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। इन शॉर्ट अगर आपको वन लाइन में अगर ये बात कहनी हो तो ब्रेक डाउन किसका, ग्लूकोज का होता है, इसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, ब्रीदिंग की बात हो गई। ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। बेटा रेस्पिरेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, रेस्पिरेशन कई चीज़ों में डिवाइड किया गया है, वो आप लोगों को समझ लीजिए, बहुत ईजी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो रेस्पिरेशन जो है दो भागों में, टू पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक होता है पार्ट एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कि अगर आप उसको स्पेल करेंगे, साउंड अगर मन में लेंगे तो एरोबिक, एयर जिसमें ऑक्सीजन है ना, जिस रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन, एयर का यूज़ हो रहा है उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एन यानी नो है ना, तो जिस प्रोसेस में एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है वहाँ पे एयर का यूज़ नहीं हो रहा है, यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। फिर इसी को एन एरोबिक को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि हमारा एरोबिक, हमारा एन एरोबिक क्या कहलाता है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया एरोबिक एयर है ना, एयर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, इसमें ऑक्सीजन हमें चाहिए रहती है। इस तरीके की रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया कहाँ होती है, सेल के अंदर होती है। ये आप ब्रीदिंग प्रोसेस में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होती है, सेल के अंदर होती है। इसमें क्या होता है, सेल के अंदर ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, ज़रूरत होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, एनारोबिक की बात करें, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है, उसका नाम ही बता रहा है कि ये एनएरोबिक है ना। फिर ये कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, वहाँ पे ये प्रोसेस होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन रहता है ना माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये क्या होती है, सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है। ये वन स्टेज है, इसमें पूरा खेल जो है साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। और यहाँ पे करें दो स्टेज होती है, सबसे पहले ग्लूकोज एंटर करेगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। फिर साइटोप्लाज्म के बाद कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पे वो ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन है। यहाँ पे जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्या करेंगे हम, है ना, राइट। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज की बात चल रही है, कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, यानी कि इसमें एनर्जी भी ज़्यादा बनेगी। अगर कंप्लीट पूरा फूड का डाइजेशन हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया, तो एनर्जी भी तो ज़्यादा होनी चाहिए ना, तो मोर एनर्जी इज़ प्रोड्यूस। लेकिन जब एनरोबिक की बात करेंगे, जब ऑक्सीजन ही नहीं है ना, माइटोकॉन्ड्रिया कोई काम ही नहीं कर रहा है, साइटोप्लाज्म में वो पड़ा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इनकम्प्लीट डाइजेशन कहलाया ना। वो एक ही स्टेज तो हुई साइटोप्लाज्म वाली, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया वाली स्टेज तो हुई नहीं, तो इसे क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसमें क्या होता है, कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, इसमें क्या होता है, कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एरोबिक की बात करें तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें क्या होता है, कैसे बताया था, ये एनर्जी बनी है ना, क्या रिलीज़ हुआ, इसमें CO2 रिलीज़ हुआ था,
और H2O रिलीज़ हुआ था जो कि लंग से बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। इसमें एंड प्रोडक्ट में क्या हुआ है ना, तो इसमें एनर्जी रिलीज़ हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और वाटर हुआ। लेकिन अब एनारोबिक में क्या रिलीज़ होगा, क्योंकि इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो इसमें एंड प्रोडक्ट बनता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट में, लेकिन इसमें बनता है इथेनॉल या लैक्टिक एसिड, ठीक है। इसमें जो है क्या बनता है, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड निकलता है, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले ग्लूकोज कहाँ गया, सेल के अंदर गया। सेल के अंदर जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है, सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस, सेल के अंदर। सेल के अंदर, एक मिनट, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बताती हूँ। जस्ट सपोज यहाँ पे ये हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है ब्लड सप्लाई के द्वारा कहाँ पे पहुँचाया गया, सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर पहुँचाएगा। यहाँ सेल के अंदर जो है हमने ये लो भैया माइटोकॉन्ड्रिया भी बना दिया, राइट। अब सेल के अंदर ग्लूकोज ने एंटर किया, ये को हिस्सा क्या कहलाया, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है ना, यहाँ पे ऑर्गेनेल्स पड़े हुए हैं, ये न्यूक्लियस बना दिया भाई, ये राइबोसोम बना दिया। एक बात बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये चैप्टर सेल का पहले नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप मेरे जो पिछला चैप्टर है उस सेल को स्टडी करके आए, अदरवाइज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आपको, ठीक है। तो फिर ये ग्लूकोज यहाँ पे सेल के अंदर गया, साइटोप्लाज्म में गया, ठीक है। साइटोप्लाज्म में अभी माइटोकॉन्ड्रिया की कोई बात नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ साइटोप्लाज्म की बात कर रही हूँ। तो ग्लूकोज गया साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में कौन सी प्रोसेस होगी बेटा, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगी। इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में अब भी ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं आया है। ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है। अगर नॉर्मल भी कुछ भी आएगा, एनएरोबिक कंडीशन भी आती है बेटा, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगी ही, उसमें ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है हमारा, ठीक है। तो ग्लूकोज गया साइटोप्लाज्म में, पड़े वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हुई, और क्या निर्माण हुआ बेटा, किस प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, पायरुवेट का। किसका हुआ, पायरुवेट का, पायरुवेट का निर्माण हुआ, 2 मॉलिक्यूल हुए, ठीक है। अब ये पायरुवेट, ये क्या है बेटा, पायरुवेट है ना, ये पायरुवेट यहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाके इसके छेदों से अंदर जो है, अंदर एंटर कर जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है बेटा ऑक्सीजन, क्या है, O2, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन और ये पायरुवेट है ना, आपस में मिलके क्या बनाएंगे, ATP या NADPH बनाएंगे, है ना। ये बेटा एनर्जी करेंसी है ना, एनर्जी प्रोडक्शन है ना। तो आप इसको एक साधारण भाषा में बात करते हैं तो ATP करेंसी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए तो इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। इसी से तो पावर जनरेट हो रही है, एनर्जी बन रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एनर्जी जो है रिलीज़ कर दी जाती है, और फिर उसके बाद वो पूरे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जो है वर्क करती है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन सप्लाई कर दीजिए। वैसे तो ये पर्टिकुलर हर सेल में हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा ATP जनरेट हो गया, राइट हो गया। अब वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या बन गया, CO2, ठीक है, और थोड़ा बहुत वाटर, जो कि ये दोनों जो है लंग्स के थ्रू बाहर कर दिए जाते हैं, और ATP जो है हमें चाहिए वो हम अपने पास रख लेते हैं। इतना कहानी क्लियर हो गई एरोबिक रेस्पिरेशन की। क्या हुआ, ग्लूकोज सेल के अंदर गया, साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ था, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हो गई, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान पायरुवेट बना, पायरुवेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुस गया, और फिर पायरुवेट, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी तो वो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होके क्या बनाया उसने, हमें एनर्जी रिलीज़ करी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करी और वाटर रिलीज़ किया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। ये बात करी हमने अभी तक बेटा एक नॉर्मल रेस्पिरेशन की, ठीक है, जो हम नॉर्मली करते रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। किसकी बात करते हैं बेटा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं,
है ना। एन एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस तो सब में हो कॉमन है बेटा, ग्लूकोज का जो है सेल के अंदर जाना और वहाँ पर ग्लाइकोलिसिस होना, ये कॉमन है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का कोई बैरियर गेट नहीं है, ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, सबसे पहले हाँ, एरोबिक में आपको बता चुकी हूँ कि कंडीशन है, इसमें ऑक्सीजन होना ज़रूरी है, एनिमल प्लांट सब में होता है। और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म से पायरूवेट में चेंज हो जाता है, इसमें थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज़ होती है और फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये एनर्जी रिलीज़ करता है। अब बात करते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक की अगर हम बात करें तो इसमें हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। हमने दो देखे थे ना क्लासिफिकेशन, एक तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दो क्लासिफिकेशन किए थे ना अपन ने, लैक्टिक एसिड वाला भी किया देखा था और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी देखा था, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहलिक की। अल्कोहलिक में क्या होता है बेटा, एन एरोबिक की बात हो रही है, एन एरोबिक यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अब नहीं है, ऑक्सीजन का जो है नहीं है, तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का खेल ख़त्म, ठीक है। अब हम बात करेंगे सीधे सीधे किसकी बात करेंगे, हम साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बेटा अपने आप को ओपन, अपनी जो मेम्ब्रेन है उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन वो तभी ओपन करता है जब उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी बेटा तो वो अपने दरवाजे, अपने गेट को हमेशा बंद रखेगा, और जब वो बंद रखेगा तो अंदर कोई भी चीज़ एंटर नहीं हो सकती, है ना। तो इतना आपको समझ में आया। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हम पढ़ रहे हैं जिसमें कि कंडीशन है कि ऑक्सीजन को नहीं चाहिए हमको, है ना। और ये कहाँ पाया जाता है, जनरली ईस्ट सेल में देखा जाता है। ईस्ट सेल आप लोगों को पता होगा फर्मेंटेशन के लिए यूज़ भी किया जाता है बेटा, इथेनॉल बनाने के लिए ईस्ट सेल को यूज़ किया जाता है, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्लूकोज लेंगे बेटा, ग्लूकोज ले लिया, समझ में आया, ग्लूकोज ले लिया, वो सेल के अंदर जा चुका है, ग्लूकोज के अंदर क्या है, ग्लूकोज सेल के अंदर जा चुका है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस चल रही है, ठीक है। इतना केस समझ में आ गया। अब ग्लाइकोलिसिस से क्या बनेगा, पायरूवेट बनेगा और थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज़ होना होगा तो हो जाएगी, ठीक है। तो पायरूवेट तक की कंडीशन पे हम आ गए। अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म में ही क्या बेटा, ऑक्सीजन है नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, नहीं है, तो फिर वो और लंबे टाइम तक बना रहेगा वो उसमें ही साइटोप्लाज्म में, और आगे चल के ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें जो थोड़ी बहुत रिलीज़ होनी होगी एनर्जी तो हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, लेकिन ये फुल्ली डाइजेशन नहीं है ग्लूकोज का, तो इसमें एनर्जी का अमाउंट बहुत 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 कम रहेगा बेटा, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बताया है ना, इथेनॉल बनाना, कि ग्लूकोज कहाँ गया, साइटोप्लाज्म में गया, वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस हुई, पायरूवेट बना, फिर पायरूवेट जो है साइटोप्लाज्म में और कन्वर्ट होते होते कहाँ, इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब आते हैं हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है बेटा, ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, मतलब हम देखते हैं, उसको देख सकते हैं और फील भी कर सकते हैं बेटा। देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, ठीक है, तो आपने कभी देखा होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब खेल रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं या जिम जा रहे हैं, वॉटएवर, कोई भी अगर फिज़िकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं बहुत तेज़ी से, और आप देखेंगे तो एकदम आपको ऐसे रेस्पिरेशन रेट आपका बढ़ने लगेगा, है ना, रेस्पिरेशन रेट बढ़ने लगेगा और आपको थकान सी महसूस होने लगेगी, और जिस ऑर्गन को आप यूज़ कर रहे हैं लगातार वहाँ पे एकदम पेन सा स्टार्ट हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, क्रैम्पिंग सी होने लगेगी मसल्स में, है ना। तो वो क्या आपने कभी सोचा है, अरे मैं तो फिज़िकल एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं तो सांस भी ले रहा हूँ, तेज भी सांस हो रही है, लेकिन वो हमें क्रैम्पिंग क्यों हो रही है, दर्द क्यों हो रहे हैं हमारे मसल्स, कभी सोचा है। तो मैं आपको आज ये बताऊंगी कि आपके मसल्स क्यों पेन हो रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, जब हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं,
ठीक है। तो हमें जल्दी जल्दी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती। क्यों? क्योंकि हमें जल्दी जल्दी जो है एटीपी बनाना है, जनरेट करना है, और वो एटीपी कहाँ, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें यूज़ करना है, राइट। अब क्या होता है, हम उतनी तेज़ी से रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं, या यूँ कहूँ कि रेस्पिरेशन ऑक्सीजन जो है उतना यूटिलाइज नहीं हो पाता है, राइट। तो फिर क्या होता है, जैसे ग्लूकोज गया साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में कहाँ बना, पायरुवेट में गया, ठीक है। थोड़ी बहुत एनर्जी जो हमको यूज़ करनी थी वो हमने ले ली। अब साइटोप्लाज्म में ही जो है ऑक्सीजन तो है, लेकिन उसका अमाउंट बहुत डाउन है, क्योंकि हम उतनी जल्दी से कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, उतनी तेज़ सप्लाई ऑक्सीजन की हम नहीं दे पा रहे हैं, राइट। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, लेकिन उतना नहीं है जितना हमें चाहिए पूरा डाइजेशन की, ठीक है। तो क्या होगा, कहानी वहीं पे आके रुक जाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया लेक ऑफ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो चैनल्स हैं, जो गेट हैं, वो ओपन नहीं होंगे। इसका मतलब हमारा पायरुवेट दोबारा से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अब क्या होगा, वहीं पे पड़े पड़े साइटोप्लाज्म में ही क्या होगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा, राइट। जितनी ऑक्सीजन है थोड़ा बहुत आधा है ना, वहीं पे ऑक्सीजन की जो है उसकी प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड हो जाएगा, और एनर्जी थोड़ी बहुत रिलीज़ हो जाएगी। यही लैक्टिक एसिड यही लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में, जॉइंट्स में, हमारे मसल्स होते हैं ना, मसल्स में डिपॉजिट हो जाएंगे। अब वो डिपॉजिट हो जाएंगे तो हम थकना शुरू हो जाएंगे, है ना, क्योंकि वो एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते बेटा। जो एसिडिक इन्वायरमेंट अगर मसल्स में क्रिएट हो गई ना बेटा, तो क्या होता है, मसल्स का मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि वो डिपॉजिट हो गया है। तो मसल का मूवमेंट क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से हम ज़बरदस्ती उसको मोड़ रहे हैं, मसल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, पेन होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि हम नॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर होने लगती है, तो धीरे धीरे यही लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है, और क्रैम्पिंग ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो जाती है। लेकिन इंस्टेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड जम जाता है, एसिडिक इन्वायरमेंट उसको, मसल्स को मूवमेंट नहीं होने देता। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा बेटा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अब आते हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेशन की। बेटा ह्यूमन रेस्पिरेशन, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, है ना, तो इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना, ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है। आप चाहे तो इसमें स्टार लगा सकते हैं आपके कन्वीनियंट के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन। इसकी थोड़ी चीज़ें तो हमें पता भी है, हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सांस लेते हैं, है ना, ब्रीदिंग प्रोसेस सबसे पहले आती है। ब्रीदिंग कैसे करते हैं, हमारे नॉस्ट्रिल से। बेटा ये जो नाक में दो छेद हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉस्ट्रिल्स कहलाते हैं, है ना। नाक में जो छेद होते हैं ना दो, उन्हें नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। और फिर अंदर ऐसे जो सुरंग गई है एकदम बिल्कुल, है ना, उसे क्या कहते हैं, नेज़ल पैसेज कहते हैं, राइट। इतना तो अपना देखा हुआ है ना, कि नॉस्ट्रिल्स हैं और फिर अंदर जो है नेज़ल पैसेज है। इसके आगे की कहानी हमने देखी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद की मैं आपको बताती हूँ। ये नेज़ल पैसेज आता है। नेज़ल पैसेज के बाद क्या होता है बेटा, यह गले में फील भी कर सकते हैं, है ना। गले में एक होता है, क्या होता है, एक कार्टिलेज का बना एक पार्ट होता है, छोटा सा डब्बे जैसा, उसे क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। बेटा ये फेरिंग्स एक एरिया होता है जहाँ पे हम खाना खाते हैं, मुँह से ही खाना खाते हैं ना, तो हम जो खाना खाते हैं वो भी यहाँ पे आता है, और जो हम सांस लेते हैं वो भी यहाँ पे आता है। अच्छा, तो आश्चर्य हुआ आप लोगों को, है ना। तो
तो फिर ये डिसाइड कैसे होता है कि मतलब आगे क्या है, मतलब क्या करना है? तो बेटा इसमें क्या होता है, आपने कभी फ़ील किया हो, और अगर नहीं किया है तो इस चीज़ को फ़ील करना, जब आप खाना खा रहे हैं तो उतने समय के लिए आप ब्रीदिंग प्रोसेस बंद कर देते हो, उतनी सेकंड्स के लिए जब आप निगल रहे हैं उसको, है ना, खाने को, उतने टाइम के लिए आप जो निगल रहे हैं उसको आप क्या करते हैं, उतने समय के लिए ब्रीदिंग प्रोसेस रोक देते हैं। पहले खाना जाता है अंदर फूड पाइपलाइन के अंदर, और फिर उसके बाद आप ब्रीदिंग कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो फेरिंग्स है ये डिसाइड करता है कि खाने को जो है फूड पाइपलाइन में भेजना है, और सांस को यानी कि एयर को हमें कहाँ भेजना है, आगे की प्रोसेस में ट्रैकिया में भेजना है, ठीक है। लैरिंग्स होता है बेटा, लैरिंग्स क्या होते हैं, लैरिंग्स भी कार्टिलेज, सॉफ्ट कार्टिलेज के बने होते हैं। ये इसे साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि एयर से ये वाइब्रेशन लेते हैं, एयर से वाइब्रेशन लिया और फिर उसके बाद उसको बाहर करते हैं, और उन्हें शब्द बनाने में कौन हेल्प करता है, हमारी टंग करती है, हमारे माउथ के मसल्स करते हैं, राइट। तो इतना फेरिंग्स आ गया आपको समझ में, लैरिंग्स आ गया, हाँ इसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है बेटा, है ना। अब हम आगे जाते हैं ट्रैकिया में। ट्रैकिया जिसको विंड पाइप भी कहा जाता है अगर आसान भाषा में कहें, तो ट्रैकिया में क्या होता है, इसमें ये ऐसी 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 पतली पतली सी बेटा रिंग्स बनी होती हैं, ऐसी ऐसी रिंग्स बनी होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि रिंग्स किस टाइप की बनी थी। मान लीजिए ये ट्रैकिया है, इसमें पतली पतली चीज़ जो ये काय की बनी होती है, रिंग्स बनी रहती हैं गोल। ये क्या करती हैं बेटा, ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। अब आप कहेंगे कोलैप्स क्या होता है और क्यों होता है, तो जब बेटा हम सांस को अंदर लेते हैं तो उसका प्रेशर भी हाई रहता है, तो वो हो सकता है वो अगर वो सॉफ्ट होगी, बिल्कुल ऐसे पतली दुबली सी होगी, सॉफ्ट होगी, नाजुक होगी, तो हम अंदर लेंगे तो वो बाहर की तरफ खींचेगी, और जब हम लंग्स से सांस को छोड़ेंगे तो कोलैप्स होने के चांसेस हैं उसके, है ना, कोलैप्स होने के चांसेस है, क्योंकि हम एयर बाहर तेज़ी से निकाल रहे हैं, राइट। तो होता क्या है, इसको स्टेबिलिटी देने के लिए, ट्रैकिया को, विंड पाइप को स्टेबिलिटी देने के लिए कि भैया ना ज़्यादा प्रेशर में तुम फूलो और ना ही कम प्रेशर में तुम पिचको, ठीक है। उसको स्टेबल देने के लिए क्या होता है, कार्टिलेज की ऐसी रिंग्स पाई जाती हैं जो उसको स्टेबल रखती हैं हर माहौल में, राइट। फिर इसी से कनेक्टेड रहते हैं हमारे दो प्यारे प्यारे से लंग्स रहते हैं, ठीक है, हमारे लंग्स रहते हैं। लंग्स क्या होता है कि बेटा ये ट्रैकिया हो गया, अपना विंड पाइप हो गया, ट्रैकिया हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, ये ब्रोंकाई होता है ना। ये क्या होते हैं, दो ऐसे ट्रैकिया को ही दो भागों में बांट दिया जाता है, एक राइट लंग में जाता है और एक लेफ्ट लंग में जाता है बेटा, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं ना। और ये ब्रोंकाई आगे चल के छोटी 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 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है बेटा। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि अंगूर को देखा है, ग्रेप्स को, है ना, एक मोटी सी टहनी रहती है, इस टाइप की एक मोटा सा पार्ट रहता है, और फिर उसके बाद ये ऐसे ऐसे बड़े में डिवाइड हो जाता है, फिर ये छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, राइट, है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये समझ लीजिए हमारा विंड पाइप है, ये ब्रोंकियाई है, ब्रोंकाई है, और ये ब्रोंक्यूल्स है ना, छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं ये ब्रोंक्यूल्स है। और इन्हीं ब्रोंक्यूल्स में ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, या कह सकते हैं अंगूर जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम अंगूर लाइक जो स्ट्रक्चर हैं वो किस में लगे रहते हैं, ब्रोंक्यूल्स में लगे रहते हैं, है ना, ब्रोंक्यूल्स में लगे रहते हैं। ये देखिए, ये जो पतले पतले डिवीजन है इसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, और इन्हीं के साइड में ही छोटे छोटे ये बलून के गुच्छे दिख रहे हैं, अंगूर के गुच्छे, है ना, इन्हें क्या कहते हैं हम, एल्वोलाई बेटा। एल्वोलाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कहने को बहुत ही थिन होता है, बहुत सिंगल लेयर थिन होती है इसकी, सिंगल लेयर की बनी होती है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एल्वोलाई ये क्या काम करता है मैं आपको बताती हूँ। और नीचे की तरफ क्या होता है बेटा, यहाँ डायफ्राम होता है, डायफ्राम भी एक रोल प्ले करता है, ये मसल्स का बना रहता है और जो है मूवमेंट में हेल्प करता है, किसकी, ब्रीदिंग प्रोसेस की, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया नेज़ल पैसेज क्या होता है, ये नेज़ल पैसेज जो है
मसल्स का बना होता है। या इसमें क्या होता है बेटा, म्यूकस भी होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं। नेज़ल पैसेज में आप लोगों ने देखा होगा म्यूकस, है ना, जो जो गंदगी को, जो डर्ट वगैरह हैं उनको अपने अंदर चिपका लेता है। बाल भी होते हैं, नाक के अंदर बाल होते हैं ना, हेयर्स, ये भी क्या करते हैं, किसी भी जो छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल हैं उनको अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं ना। फेरिंग्स मैंने आपको बता ही दिया। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है जहाँ पे फूड और एयर का जो है एक कॉम्बिनेशन होता है। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। ट्रैकिया विंड पाइप होता है। और रिंग ऑफ कार्टिलेज ये होता है ना विंड पाइप में, है ना। और ब्रोंकाई होता है, 2 पार्ट्स जो कनेक्टेड रहते हैं और डिवाइड हो जाते हैं। और ब्रोंक्यूल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होके उनके आखिरी हिस्सों में एल्वोलाई होता है ना। अब आती है बात एल्वोलाई की। एल्वोलाई क्या होता है बेटा? एल्वोलाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे कि आप लोगों को डायग्राम में दिख गया होगा। एल्वोलाई जैसे ये अंगूर के गुच्छे लायक स्ट्रक्चर होता है बेटा इसमें। और इसमें ना बहुत ही रिच ब्लड सप्लाई होती है। यस, छोटी छोटी कैपिलरीज जो हैं, है ना, छोटी छोटी कैपिलरीज यहाँ पे अपना एक जाल सा बना लेती हैं, एकदम बिल्कुल कॉम्पैक्ट जाल, चिपक जाती है। क्योंकि इसकी लेयर जो है बहुत ही थिन होती है, बहुत ही पतली होती है एल्वोलाई की। क्यों होती है? कैपिलरीज की लेयर भी बहुत पतली होती है, एल्वोलाई की लेयर भी बहुत पतली होती है, क्योंकि ये एक दूसरे का एक्सचेंज कर सके। क्या एक्सचेंज हो रहा है? बात हो रही है लंग्स की, तो क्या एक्सचेंज हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? एयर, है ना। जस्ट सपोज मान लीजिए किसी कैपिलरीज को ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, ऑक्सीजन, है ना, तो वो क्या करेगी, यहाँ से एल्वोलाई से ऑक्सीजन लेगी और अपना जो वेस्ट है, अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एल्वोलाई को रिटर्न कर देगी, है ना। देख लीजिए, इसमें स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैपिलरी से ब्लड सप्लाई हो रही है, आरबीसी है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड सप्लाई से अंदर गई और ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड वेसल्स में वापस चली गई। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी गई, है ना, रेस्पिरेशन के थ्रू। और रेस्पिरेशन के थ्रू ही मतलब ब्रीदिंग के थ्रू ही ऑक्सीजन अंदर आती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एल्वोलाई क्या करती है। यहाँ पे बहुत ही रिच ब्लड सप्लाई होती है, कैपिलरीज होती हैं यहाँ पे छोटी छोटी सी। और ये क्या करती है, अपना जो डीऑक्सीजनेटेड, बेटा डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होना, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एल्वोलाई को वापस करती हैं और एल्वोलाई से ऑक्सीजन जो होता है, शुद्ध ब्लड जो होता है, ऑक्सीजन जेनेटेड जो ब्लड होता है उसको ले लेती है। ब्लड को नहीं लेती है, ऑक्सीजन को ले लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम हमारे एल्वोलाई करती है बेटा, ठीक है। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस में बेटा एल्वोलाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई इसमें पाई जाती है। अब बात करते हैं हम बेटा डायफ्राम की। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है बेटा। डोम मतलब ऐसे, ये जो डोम आपको दिख रहा है ऐसे डोम, ये डोम शेप कहलाता है ना। ये झूले जैसा लटका हुआ सा जो ऐसे ऐसे ऐसे, ये स्ट्रक्चर कहलाता है, डोम शेप कहलाता है, ठीक है। अब डोम शेप डायफ्राम का होता है। डायफ्राम क्या होता है? ये मसल्स होती हैं बेटा। क्या होती है? मसल्स होती हैं, है ना। ये हड्डी नहीं होती, ये मसल्स होती है। तो डायफ्राम क्या होता है? इज़ अ लार्ज डोम शेप मसल्स होती है। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये जस्ट जो है लंग्स के नीचे पाई जाती है, या एब्डोमिनल एरिया कह सकते हैं अपन, कि एब्डोमिन एरिया में पाई जाती है। जहाँ से पेट एकदम स्टार्ट होता है उसको कहते हैं एब्डोमिन एरिया, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम मैं आपको बता दूं कि जब अपन कई बार क्या होता है, अपन बहुत ही ज़्यादा जैसे रेस्पिरेशन कर रहे हैं, है ना, ब्रीदिंग प्रोसेस कर रहे हैं, हमने सांस बाहर निकाल दी, ठीक है, सांस बाहर निकाल दी। अब हम बोल रहे भैया हम सांस नहीं लेंगे, हम सांस बिल्कुल हमने ख़त्म कर दिया, हम सांस नहीं लेंगे। ऐसा नहीं होता है, चाहे कुछ कर लो तो लंग्स जो है थोड़ी बहुत एयर अपने अंदर रखते हैं बेटा। अगर वो अपने अंदर थोड़ी बहुत भी एयर नहीं रखेंगे तो लंग्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल चिपट जाएंगे आपस में, पूरी मेम्ब्रेन उनकी चिपक जाएगी, है ना। और फिर उसके बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन
ऐसे ये कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, इसलिए इमरजेंसी के लिए चाहे आप कितना भी एक्सपेल आउट कर दें, कितनी ही एयर बाहर निकाल दें ताकत लगा के, लेकिन उसमें से रेसिडुअल जो अमाउंट होता है एयर का वो बचा ही रहता है लंग्स में, ठीक है। और उस अमाउंट को ही हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, राइट। अब बात करते हैं हम इन्हीलेशन और एक्सहेलेशन की। इन्हेलेशन इसमें हम डायफ्राम के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम किस पोजीशन में होता है, अगर हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम किस पोजीशन में होता है बेटा, ठीक है। इन्हेलेशन की बात करें, अगर हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, हमने सांस ली, हमारी छाती चौड़ी हो गई, एकदम फूल गई, राइट, हमने ले ली ना, सांस ले ली, तो हमारे लंग्स का क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, साइज़ बढ़ जाएगा। तो ये डायफ्राम का क्या हो सकता, साइज़ बढ़ गया लंग्स का, तो ये डोम शेप जो ऊपर ऐसे उठे हुए थे वो क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, नीचे की तरफ हो जाएंगे, रिलैक्स है ना, नीचे की तरफ हो जाएंगे। अब क्या होगा, नीचे की तरफ होंगे क्योंकि लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया है, साइज बढ़ गया है, मोटे हो गए, फूल गए हैं ना, तो क्या होगा, ये जो डायफ्राम है वो नीचे फैल जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। भाई एरिया जब बढ़ाना है ना, अपन को ज़्यादा चाहिए, तो डायफ्राम क्या होंगे, नीचे की तरफ हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, या यूँ कहें कि डाउनवर्ड हो जाएंगे, नीचे की तरफ हो जाएंगे, ठीक है। और चेस्ट का क्या हो जाएगा, चेस्ट बढ़ जाएगा, है ना, उसका जो है एरिया बढ़ जाएगा, और एयर सक्ड इन लंग्स, और लंग्स में एयर आ जाएगी। एक्सिलेशन की बात करें, डायफ्राम क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जो उसका नॉर्मल शेप है, जो क्या है, डोम शेप होता है बेटा, नॉर्मल है ना, तो ये डोम शेप में ही आ जाएगा। जब वो डोम शेप में आएगा, ऊपर की तरफ मूव होगा, तो लंग्स का एरिया छोटा हो जाएगा, उसको कम जगह मिलेगी ना फैलने के लिए लंग्स को, तो क्या होंगे, लंग्स भी बाहर की तरफ अपना जो अंदर मटेरियल है, जो एयर है, वो बाहर की तरफ एक्सपेल आउट करेंगे, और लंग्स जो है अपने नॉर्मल साइज़ में, छोटे साइज़ में आ जाएंगे, है ना, कैविटी भी स्मॉलर हो जाएगी, और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। अब आते हैं हम किसमें, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। बेटा आप लोगों ने अगर पहले का पढ़ा हो तो मैंने आपको न्यूट्रिशन के दौरान ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होती है, फूड कैसे बनता है इन प्लांट्स, राइट, इन प्लांट्स हम कैसे होता है, उसी से रिलेटेड है बेटा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, है ना। इसमें क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है ना, स्टोमेटा से। ऑब्वियसली फिर से स्टोमेटा की कहानी आ गई, लीव्स में छोटे छोटे छेद होते हैं, इन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम गार्ड सेल कहते हैं, ठीक है। और स्टोमेटा के ओपनिंग से और क्लोजिंग से ही गैसों का एक्सचेंज होता है, राइट। तो हमने बताया जैसे कि अगर हम दिन की बात करें प्लांट्स के, है ना, दिन में क्या होता है बेटा, उन्हें भोजन बनाना है, उनको खाना बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, फिर उसके बाद सनलाइट की बात करते हैं, है ना, फिर उसके बाद वाटर की बात करते हैं, है ना, और क्लोरोफिल ऑलरेडी उनकी लीव्स में पाया जाता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है फोटोसिंथेसिस में। आप लोगों ने अगर पिछला चैप्टर पढ़ा हो, टॉपिक पढ़ा हो, तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है ना। इसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होती है ना, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर ली जाती है। अब आप सोचेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड तो उसने एयर से ली थी। हाँ बिल्कुल, एयर से ली थी बेटा। जब रात हो जाती है और रात में प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं तो वो केवल क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, या यूं कहूँ रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। और जिस तरीके से रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का अंदर जाना, उसी तरीके से सेम प्रोसेस में प्लांट्स भी करते हैं। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा
कि कई लोग कहते हैं भैया रात के समय प्लांट्स या पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। हम भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड बाहर निकालेंगे, पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, तो हम सांस कैसे लेंगे? वहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना। फिर आप एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे क्या, या लैक्टिक एसिड करेंगे? जो भी करें, लेकिन पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नाइट में फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकती क्योंकि सनलाइट होती नहीं है, और ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको दिख रही है इस समय, यही कार्बन डाइऑक्साइड बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए भी काम आ जाती है, राइट। फोटोसिंथेसिस में यही कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो जाती है। तो कुल मिला के कहानी ये हुई, जो कहते हैं ना कि प्लांट्स लगाइए और एयर शुद्ध बनाइए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाइए, तो ये जो ऑक्सीजन है बेटा वो रिलीज़ हो जाती है प्लांट से। इसलिए प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये ब्रीदिंग करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं, है ना। और इनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत कम होती है बेटा। अगर हम बात करें तो हमारी जो है रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत नॉर्मल है, ऑब्वियस मतलब कम है, क्योंकि हम क्या है, वातावरण से, एयर से जो है ऑक्सीजन ले रहे हैं। लेकिन जो पानी में रहते हैं बेटा, जैसे मछली हो गई, जो पानी में रहते हैं, उन लोगों की ब्रीदिंग जो रेट होती है ना बहुत तेज़ होती है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपरली जो है पानी में मिक्स नहीं हो सकती जितनी कि वो एयर में रहती है ना। एयर में तो वो अपने ही रूप में है, अपने ही रूप में है, लेकिन पानी में जब वो मिक्स रहती है तो उतना ज़्यादा डिज़ोल्विंग नहीं होती है ना। तो उसके लिए क्या होना है, उनका ब्रीदिंग रेट बहुत तेज़ होता है कि हाँ हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऑक्सीजन तो चाहिए ही ना, ऑक्सीजन तो चाहिए ही। तो क्या करते हैं, तेज़ उनकी रेस्पिरेशन रेट या ब्रीदिंग जो रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच कॉपरेशन के लिए। आपने इतना अगर यहाँ लास्ट तक मेरा ये लेक्चर सुना है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है इस वक्त तो आप कमेंट सेक्शन पर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय। और रही बात है ट्रांसपोर्टेशन, हम नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इसको रन करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप इसको जो है स्टडी करिए। और अगर आपने हमारे पहले नहीं देखे हैं टॉपिक्स तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, गुड बाय।